नमस्ते मित्रों। मैं प्राध्यापक अमर आनंद आल्दे, नवगढ़ महाविद्यालय परई बैजनाथ। मित्रों, आज हम बीकॉम द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी पेपर का नाम है संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। इसी पेपर के अंतर्गत भाषा और भाषा शिक्षण को आज हम देखने वाले हैं। भाषा भाषा क्या है? भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। मित्रों, विचार ही है जिसके माध्यम से हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और वही विचार जब ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट होते हैं वही भाषा कहलाती है। भाषा को बहुता नीर भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। जैसे 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। यह बानी से तात्पर्य भाषा से है, और बदलना उसका स्वभाव है। भाषा यदि बदलेगी नहीं तो वह जड़ कहलाएगी, अर्थात मृत। और मृत भाषा विकसित नहीं हो सकती। यहां पर कई विद्वानों ने संस्कृत भाषा को मृत भाषा के रूप में कहा गया है, क्योंकि उसने अपने में परिवर्तन नहीं किया। हम देखते हैं संस्कृत भाषा ने अन्य भाषाओं को सब कुछ दे दिया। जैसे कि हम यहाँ पर भाषा का परिचय देख रहे हैं, भाषा शब्द भी संस्कृत से ही आया हुआ है। वो आगे हम देखने ही वाले हैं। अर्थात ऐसे अनगिनत संस्कृत के शब्द, जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, यह संस्कृत से हिंदी में आए हैं, और हिंदी ने अपनी भाषा को समृद्ध बनाने का कार्य किया। संस्कृत भाषा से लेकर उर्दू भाषा से लेकर अरबी, फारसी, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं के ऐसे ढेरों शब्दों को अपने आप में समाहित करते हुए वह एक समृद्ध भाषा के रूप में आज विराजमान है। लेकिन संस्कृत, उसने औरों से कुछ भी नहीं लिया। अर्थात अन्य भाषाओं के शब्द संस्कृत में हमें नहीं मिलते, बल्कि संस्कृत के शब्द हमें अन्य भाषाओं में ढेर सारे मिलते हैं। और इसलिए यहाँ पर भाषा जो अपने आप को समय के अनुरूप ढालती है वही विकास पाती है। जन्म के साथ ही भाषा के संस्कार होते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि माँ के गर्भ में ही गर्भ संस्कार अक्सर किए जाते हैं। और ये जो संस्कार होते हैं, यह संस्कार जब बच्चा पैदा होता है तो वे संस्कार उसमें देखने को मिल जाते हैं। अक्सर मराठी में एक कहावत है, बाळाचे पाय पाळण्यात। इसका अर्थ यह है कि बच्चे को देखने के पश्चात कि उसका जिस प्रकार से वो हाथ पैर हिलाता है, चंचल स्वभाव है, या बोलने का प्रयास करता है, हंसने का प्रयास करता है, ये जो
बाल छटाएं हैं, इन बाल छटाओं से ही पता चलता है कि आखिर इसके घर पर किस प्रकार से संस्कार हुए हैं। तो उसी प्रकार से भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात जिसे बोला जाए वह भाषा है। अब भाषा शब्द का अर्थ क्या है? जिसे बोला जाए वह भाषा है। लेकिन इतना कहकर यहाँ पर रुक जाना ठीक नहीं है। आगे जो कहा है, सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा कहलाती है, यहाँ पर उसके साथ दूसरी बात भी जोड़ दी है। सिर्फ बोलना ही भाषा नहीं हो सकती, बल्कि सार्थक ध्वनियाँ भी वह होनी चाहिए जो हम बोल रहे हैं। यदि मैं कहूँ आयो, अपा जपा चपा, मलक, मसून, मेरश, अब जितनी भी ध्वनियाँ मैंने उच्चारित की, ये क्या सार्थक ध्वनियाँ है क्या? नहीं। लेकिन जहाँ पर मलक की जगह पर मैं कुछ शब्दों को हेर फेर कर दूं, उसे हेर फेर करूं, तो मलक की जगह पर मैं कमल, कमल यह सार्थक ध्वनि है। देखिए यहाँ पर अक्षर वही है, लेकिन उसका क्रम बदलने से जो ध्वनि निकलती है वह सार्थक ध्वनि नहीं होती। लेकिन सही क्रम में सही शब्दों को हम लगाते हैं तो यहाँ पर एक सार्थक ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि मैं मलक की जगह पर कमल कहूँ तो कमल फूल का नाम है, कमल किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। मसून की जगह पर मैं सुमन कहूँ तो मसून से अर्थ नहीं निकलता, लेकिन सुमन से अर्थ निकलता है। सुमन यानी फूल, या किसी लड़की का नाम भी यहाँ पर हो सकता है। मेरश यह असार्थक ध्वनि है, लेकिन सार्थक रमेश, यानी कमल, सुमन, रमेश, इन ध्वनि प्रतीकों को जब सही ढंग से हम जोड़ते हैं तभी सार्थक ध्वनियाँ यहाँ पर उत्पन्न होती है, और वही सार्थक ध्वनियाँ भाषा कहलाती है। भाषा क्या है? मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। भाषा क्या है? मुख से उच्चारित जो भी शब्द होते हैं, जो भी वाक्य होते हैं, या समूहों के साथ जिस प्रकार से हम प्रकट होते हैं। और प्रकट होना क्या है? मन की बात को स्पष्ट करना। अपने मन की बात को जब हम स्पष्ट करते हैं ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से, वो भी सार्थक, तो क्या है? वह भाषा है। और एक बात कही यहाँ पर, व्यक्त नाद की वह समष्टि जिसकी सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने मनोगत भाव तथा विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं, वह क्या है? भाषा है। यानी व्यक्त नाद, नाद क्या है? ध्वनि से संबंधित है। और हम अपने मन के भाव तथा विचार इस नाद के माध्यम से जब प्रकट करते हैं, वही भाषा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। और आगे कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वही बात यहाँ पर भी आई है, विचारों को व्यक्त करना, मन में स्थित विचारों को व्यक्त करना। लेकिन व्यक्त जब हम होते हैं
तो वो ध्वनियां किस प्रकार की है? वाचिक, वाचिक ध्वनियां हैं। और इन वाचिक ध्वनियों के माध्यम से ही हम अपने मन की बात किसी और के सामने रख सकते हैं और वह भाषा ही हो सकती है। अब भाषा की कई परिभाषाएं हैं। सबसे पहले पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं यहां पर हम देखेंगे और पहली परिभाषा हम देखेंगे प्लेटो द्वारा प्रस्तुत की गई। प्लेटो एक सोफिस्ट विचारवंत है और भाषा के संबंध में वह लिखता है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत है और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। देखिए कितनी सही बात कही है। विचार और भाषा में बस थोड़ा ही अंतर है। विचार क्या है? आत्मा की मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत। हम मन में ही विचार करते हैं, एकांत में बैठे हुए हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वो किसी को सुनाई देता है क्या? नहीं, ये मन से बात होती है। किस प्रकार की होती है? अध्वन्यात्मक। उससे ध्वनि उत्पन्न होती है क्या? नहीं। लेकिन यही बात जब हम अपने होठों तक लाते हैं और उससे किसी ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होते हैं, वो भी ध्वनि प्रतीक किस प्रकार के? सार्थक ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से जब हम प्रकट होते हैं उसे क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। तो बहुत ही सुंदर परिभाषा यहाँ पर प्लेटो ने की है। स्वीट ने भी लगभग उसी समर्थन में संक्षेप में अपनी बात रखी है कि स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। भाषा क्या है? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना। यानी जो प्लेटो ने बात कही वही बात यहाँ पर हमें स्वीट के माध्यम से स्पष्ट होती है। जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी बात रखी वैसे हिंदी के विद्वानों ने भी अपनी बात भाषा को लेकर रखी है। अब वीरेंद्र यहां पर अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोत्रग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए यहां पर वीरेंद्र जी ने भाषा को चिन्ह कहा है और उन चिन्हों का आशय ये है या उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार प्रकट करता है। अब ये जो प्रतीक है ये कई प्रकार के हैं, जैसे कि उन्होंने यहां पर बताया है नेत्रग्राह्य है, श्रोत्रग्राह्य है, स्पर्शग्राह्य है। अब नेत्रग्राह्य से तात्पर्य आंखों से बातें करना संभव है। किस प्रकार से? बिहारी का एक दोहा है, कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयन नहीं सो बात। यहां पर नायक और नायिका भरे भवन में बैठे हुए आंखों ही आंखों में इशारे करते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। नायक नायिका से कुछ कहता है आंखों ही आंखों से, कहत नायिका नट जाती है, नटत नायिका के नटने के कारण नायक खुश हो जाता है, रिझत कहत नटत रिझत
खिलत। और रिझने के पश्चात हम देखते कि दोनों के नयन मिल जाते हैं और दोनों खिल जाते हैं। इस तरह से भरे भवन में नैनों से बातें यहां पर की जाती है। तो बिहारी का एक सुंदर दोहा इस नेत्रग्राह्य से संबंधित है। श्रोत्रग्राह्य, जिस प्रकार से आप मुझे सुन रहे हैं, यानी आपके कानों तक कुछ ध्वनियां आ रही है, लेकिन ये ध्वनियां किस प्रकार की है? सार्थक ध्वनियां है। सार्थक ध्वनियां हैं, इसलिए आप खामोशी से सुन रहे हैं। यदि ये सार्थक ध्वनियां नहीं होती तो आप सुनते क्या? नहीं। तो श्रोत्र ग्राह्य और स्पर्श ग्राह्य। स्पर्श ग्राह्य से तात्पर्य स्पर्श के माध्यम से चीजों को समझना। जिस प्रकार से कोई अंधा व्यक्ति अक्सर स्पर्श के माध्यम से एक दूसरे को समझता है, या नन्हा सा बालक स्पर्श के माध्यम से ही अपनी मां को वह पहचानता है। तो स्पर्श ग्राह्य यह भी एक भाषा का एक प्रकार यहां पर हम कह सकते हैं, या एक प्रतीक हम कह सकते हैं। लेकिन इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो वीरेंद्र जी कहते हैं कि श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कानों पर जो ध्वनियां आती है वह ध्वनियां ही सही मायने में भाषा कहलाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। मनुष्य बोलकर अपने भाव प्रकट करता है, सुनकर औरों के भावों को किस प्रकार से समझता है, लिखकर अपने मन की बात औरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी भाव या विचारों का ये जो आदान प्रदान है, ये क्या है? यही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। वही बात आई है यहाँ पर। आगे केवल संकेत भाषा नहीं है। देखिए, केवल संकेत भाषा नहीं हो सकती। उन संकेतों को हर कोई समझ सके, ऐसा नहीं है। संकेतों को वही समझता है जिसका उससे संबंध पहले जुड़ चुका है। अब यहां पर एक उदाहरण है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है। रेलगाड़ी जब हरी झंडी दिखाता है तो उसका अर्थ क्या होता है कि स्टेशन से गाड़ी छूटने वाली है, यात्रियों जल्दी अंदर बैठ जाओ। लेकिन ये भाषा है क्या? ये संकेत है, ये भाषा नहीं है। किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व यहां पर अधिक नहीं है। फिर संकेत का महत्व कहां पर है? संकेत का महत्व अधिकतर हम देखते हैं कि पुलिस खाते में है, और वहां पर यह संकेत की भाषा कारगर सिद्ध हो सकती है। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। अंत में जो सारांश आया है, तो सारांश के माध्यम से हम क्या समझते हैं कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। धन्यवाद।